चैट कॉलम में बता सकते हैं यस नो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग को एक चैट कॉलम दिख रहा होगा, वहां पे आप लोग बता सकते हैं यस नो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप लोग चैट कॉलम में लिख सकते हैं, या मैं जब कुछ समझा दूं उसके बाद अनम्यूट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं सर रिलेटेड टू दिस मुझे ये डाउट है, मेरा ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है। तो एक बार आप लोग चैट कॉलम में बता दीजिए यस नो, क्या आवाज आ रही है नहीं आ रही है। यस, ओके, यस सर, ओके। ओके इरफान, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। आज हम लोगों का जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये सी सेट का क्लास है, ठीक है। बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, तो बस उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है, जिनको लगता है कि मैथ्स तो टफ है, मैथ्स सॉल्व नहीं होता है? कितने ऐसे हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है? लिटिल बिट सर। अच्छा, आपको मैथ से, मेरू निशा, आपको मैथ से थोड़ा सा डर लगता है, ओके कोई बात नहीं। चलिए हम लोग एक बार ओवरऑल पूरा सी सेट का पेपर देखते हैं कि सी सेट का पेपर आता कैसा है। सी सेट का जो पेपर होता है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हम लोगों को किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। क्योंकि ये पेपर देखिए, ये पेपर होता तो क्वालिफाइंग पेपर है, बट इन पेपर के साथ पूरा डर है। इरफान अकबर, अच्छा आपको पूरा ही डर लगता है मैथ से, आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको एक बार स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि सी सेट पेपर का क्या स्ट्रेटजी होता है। देखिए, ये बोलने को तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको 66 में 67 मार्क्स आपको लाने होते हैं, ठीक है। बट क्या है कि आप 2017-18 इन सब का पेपर देखेंगे ना, तो इवन जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं उनको भी इसमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। क्योंकि सब लोगों ने क्या सोचा कि मैथ्स या सी सेट पेपर इतना आसान आएगा कि हम लोग सबको क्वालिफाई कर जाएंगे। बट यूपीएससी ने अगर इसको क्वालिफाइंग रखा है तो इसका कुछ वेटेज भी है इस पेपर का, मतलब कुछ वेट होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बहुत इजी पेपर आता है कि इसको आप बिल्कुल ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इस पेपर को बहुत इजीली क्लियर किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पेपर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखिए, इस पेपर में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जिसको कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन। और थर्ड इसमें अभी फोर्थ पार्ट जो है, ये 2-3 साल से यूपीएससी ने ये डीआई स्टार्ट कर दिया है, तो ये डीआई एक्चुअली मैथ्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये टोटल जो सीसेट पेपर होता है ये आपका 80 क्वेश्चंस का आता है, ठीक है। आउट ऑफ कितने मार्क्स होते हैं इसमें? 200 मार्क्स होते हैं। तो पर क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं अगर आप करेक्ट करते हैं, और इसका निगेटिव जो होता है 1/3 निगेटिव होता है, मीन्स 0.833 ऐसे मार्क्स आपके कटते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये सीसेट पेपर में हम लोगों को 80 का 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं है, ठीक है। हम लोगों को क्या अटेम्प्ट करना है, तो हम लोग का एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि हम लोग 50 टू 55 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करके आए। अगर 50 टू 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, और ये अगर इसमें से अगर आप 40-45 भी अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो बहुत इजीली ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ये पेपर क्लियर होने का मतलब है कि आपका प्रीलिम्स अगर जीएस आप क्लियर करते हैं तो प्रीलिम्स में आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका बहुत इजीली प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। यहाँ देखिए, मैथ्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ्स में नियर अबाउट अगर देखेंगे तो हर साल 20 क्वेश्चंस होंगे, और डीआई में अगर आप देखेंगे तो ये 12 टू 13 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो नियर अबाउट मैथ्स का जो वेटेज हो गया वो 80 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन का वेटेज हो गया, समझ रहे हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग, तो कॉम्प्रीहेंशन में भी नियर अबाउट आपके यही 24-25 क्वेश्चंस के आसपास ये कॉम्प्रीहेंशन में हर साल पूछते हैं, और रीजनिंग में भी क्या है 20 से 22 क्वेश्चंस के आसपास ये आपके आ जाते हैं। तो नियर अबाउट ये टोटल जो आपका बनता है ये वही 80
क्वेश्चंस के आसपास आपका ये टोटल बनता है। कहीं पे 26-27 क्वेश्चंस भी रीजनिंग में पूछे जाते हैं, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन में। तो टोटल 80 क्वेश्चंस आपका इसी 4 पार्ट से बनता है, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई। आपको फोकस क्या करना है, अब देखिए, अब आप में से किसका कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश पार्ट किसका स्ट्रॉन्ग है? अगर जिसका इंग्लिश पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? मैं आपको चारों ही चीज़ पढ़ाऊँगा, मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ाऊँगा और डीआई। डीआई क्या है? बेसिकली मैथ्स का पार्ट है, ठीक है? तो वन बाय वन करके हम लोग सब देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना कैसे है और हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है नियर अबाउट मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये 25 क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये एक पूरा आपका पैसेज देता है और उसपे एक क्वेश्चंस रहता है। अब अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब तो आप यहाँ पे टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करिए, आप रीड करिए। इसमें क्या होता है कि आपको पैसेज वाला क्वेश्चंस आता है, उसमें कहीं पे आपको पूछता है व्हाट इज़ इन्फरेंस, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, इस तरीके से आता है आपका क्वेश्चन सब आता है, ठीक है? तो आपको पहले पूरा वन बाय वन पूरा लाइन रीड करना होता है, उस रीड करने के बाद अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप उस बेसिस पे आप उसमें स्कोर करते हैं, ठीक है? अगर किसी का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चंस में अगर आप 5 टू 6 क्वेश्चंस भी अगर आप इजी वाला क्वेश्चंस पिक करते हैं, तो यहाँ से आप इजीली 5 क्वेश्चंस पिक करने का मतलब आप कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं? तो नियर अबाउट 12.5 मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है? तो 5 टू 6 ईज़ी क्वेश्चंस भी अगर पिक कर लिया, तो आपका रीज़निंग का इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का आपका काम हो जाएगा। अगर जिसका इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का अलग-अलग स्ट्रैटेजी होगा। मैं तो आपको यहाँ पे सब कुछ कराऊँगा, बट आपको आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट में आपका थोड़ा-सा तंग हाथ है, ठीक है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका रीज़निंग का। रीजनिंग में पता है रीजनिंग बहुत टफ नहीं होता है। अगर रीजनिंग में आप देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक प्रकार होता है कोडिंग डिकोडिंग का। दूसरा होता है आपको कोई सीरीज़ दिया रहता है, कोई अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल टाइप सीरीज़ दिया रहता है। थर्ड क्या होता है अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है। जैसे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि ए इज़ सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ बी, बी इज़ सिटिंग 3 प्लेसेस राइट ऑफ डी। तो एक तो सिटिंग वाला क्वेश्चंस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फैमिली से रिलेटेड होता है। और क्या होता है उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन बता देता है कि द पर्सन हु इज सिटिंग टू द सेकंड राइट ऑफ ए इज अ लॉयर। तो आपको पता है कि ए के सेकंड राइट में जो बैठ रहा है वो क्या है लॉयर है। तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट वाला क्वेश्चंस होता है। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और सब देखेंगे। ये सब टफ नहीं है, ये थोड़ा सा आपका मेंटल एबिलिटी चेक करता है और यहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका पहला कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया। सेकंड आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? मैथ्स एंड डीआई। मैथ्स एंड डीआई। अब हम लोगों को इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना होता है क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है मैथ्स वीक होता है, ठीक है? एनालिटिकल ब्रेन हम लोग का दिमाग तो बहुत तेज़ होता है, बट क्या होता है कि मैथ्स आते ही हम लोगों को लगता है कि अरे यार मैथ्स आ गया है, ये तो बहुत सा टफ सा चीज़ है, नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स और डीआई हम लोग बहुत ईज़िली अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें, तो बहुत ईज़िली इसको स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम इस पे मैथ्स और डीआई पे आप लोग नहीं देंगे, ठीक है? मैं आपको जो क्लास में पढ़ाऊँगा 1 आवर की जो क्लास होगी, उसके बाद आप लोग अगर कंसिस्टेंटली 30 मिनट्स जो भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, अगर उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंटली फॉर 30 मिनट्स, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम से पहले अगर इस पे 10 टू 15 मॉक टेस्ट का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट, तो बस आपका काम सीसेट पेपर का ओवर हो जाएगा। उसके बाद आपका जितना टाइम होगा ना, आप सारा टाइम जीएस पेपर में देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, ठीक है? तो आपका स्ट्रैटेजी ऐसा ही रहेगा कि आपको क्लास में जो मैं कराऊँ, वहाँ पे तो आपको क्लास में कोई भी डाउट होगा, किसी भी टाइम पे आप चैट कॉलम में बता सकते हैं, सर ये समझ नहीं आया, मैं उस टाइम पे आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है? उसके बाद आप घर जाके 30 मिनट्स आप उस चीज़ को रिवाइज़ करिए जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, डेली कंसिस्टेंट तरीके से, ठीक है? और एग्ज़ाम से पहले 10 टू 15 मॉक टेस्ट जो मैं प्रोवाइड करूँगा, यहाँ से ये सब आपके क्लियर हो जाएँगे। इसके साथ मैं
2011 से 2019 तक के जितने पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, इन सारे क्वेश्चंस को मैं क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपका एक बेस भी क्रिएट हो जाए और क्या लगे, आपको पता भी चले कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, क्या होता है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, अब आप कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे ना, तो कॉम्प्रिहेंशन में जनरली आपको दिखेगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? क्यों? अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जो पूरा वेटेज होता है ना, 70 टू 80% वेटेज जो कॉम्प्रिहेंशन का होता है ना, वो यहीं से पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से। तो जब आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई अगर कॉन्सेप्ट वहाँ दिया हुआ है, तो चलो उसको हम उस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हिंदू या कोई भी जो अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं, उनका जो पेपर का क्लिप होता है, उनको ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है और उससे ही क्या किया जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर ऐसा कहीं आपको कोई आर्टिकल दिखता है, आप जब न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, हमको इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और जनरली 5 टू 6 ईयर से देखा जा रहा है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। उस तरीके से हर सब्जेक्ट का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक वेटेज होता है। जैसे रीज़निंग का मैंने बताया, फिर मैंने आपको मैथ्स का बताया कि मैथ्स में अब क्या करना है। तो चलिए मैथ्स में हम लोग देखते हैं कि मैथ्स में हम लोग को क्या-क्या करना है। मैथ्स में देखिए, सबसे पहले थोड़ा-सा हम लोग फ़ोकस करेंगे ना, थोड़ा-सा बेसिक कैलकुलेशन पे हम लोग फ़ोकस करेंगे। कि हम लोग को कैलकुलेशन कैसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोकस नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा-सा। बस थोड़ा-थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट सब बताता जाऊँगा कि इसको कैसे फ़ोकस करना है। अगर मैं आपसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप बताइए 42/5 क्या होता है? तो आप लोग क्या करेंगे? 5 से 42 को डिवाइड करना शुरू करेंगे। यही करेंगे। बट क्या करते हैं कि हम लोग इस 42 है ना, जो न्यूमरेटर है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 42 क्या हो जाएगा? 84 और इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8.4। इस तरीके का थोड़ा-थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे कि हम लोग ये कर कैसे रहे हैं, ठीक है? ये मैं आपको अभी बताऊँगा। पहले प पूरा मैं आपको मैथ्स का डिटेल बता दूँ कि क्या-क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ क्वेश्चन्स जो होते हैं ना, एजेस पे आते हैं। एज आप लोग को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस होता है ना, कि जैसे फादर की एज 40 साल है, बेटी की एज 10 साल है, तो उन दोनों के बीच का 5 साल बाद फादर का एज कैसा होगा? इस तरीके का जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं ना, वो एजेस वाले क्वेश्चन्स। ये क्वेश्चन्स थोड़ा-सा फ़ोकस करना है हम लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज से क्या होता है कि परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग ना रेशियो, प्रोपोर्शन और फ्रैक्शंस देखेंगे। फ्रैक्शंस होता है जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को थोड़ा नंबर नंबर सिस्टम भी पढ़ना है, नंबर सिस्टम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं ये सब आप लोगों को पढ़ाऊँगा। यहाँ पे रेशियो, प्रोपोर्शन आप लोग नोट कर लें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? फिर थोड़ा-सा एवरेज, एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप इतना कर लेते हैं, तो मैथ्स का एक बड़ा पोर्शन कर पाते हैं आप, ठीक है? इसके बाद थोड़ा और मैथ्स पे क्या फ़ोकस करना होता है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन्स होता है, हम लोग इनको रीड करेंगे, ठीक है? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन्स आते हैं, हम लोग ये प्रॉफिट लॉस को देखेंगे। उसके बाद टाइम एंड वर्क आपने सुना है? इस तरीके का क्वेश्चन्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे कभी-कभी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कभी-कभी ट्रेन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या ट्रेन पासेस अ पोल इन 5 सेकंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ गिवन। इस तरीके से क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क पे आता है। कभी बोट एंड स्ट्रीम पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है, कि धारा की दिशा में बह रहे हैं, धारा की अपोजिट दिशा में बह रहे हैं। तो इस तरीके से बोट एंड स्ट्रीम वाला जो ये क्वेश्चन आता है, ये भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? अगर आप इतना कर लेते हैं मैथ्स में, बस इतना, एजेस, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, अगर इतना आप कवर कर लेते हैं, तो मैथ्स का आपका काम हो गया। इसी से आपका डीआई बनता है। तो डीआई कभी-कभी क्या होता है, मेनली जो डीआई आपका होता है वो परसेंटेज पे ही बेस्ड होता है, परसेंटेज पे, ठीक है? कभी प्रॉफिट लॉस पे कोई छोटा-सा डीआई आ जाता है। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, अगर कैलकुलेशन अच्छा है और थोड़ा-सा अगर एनालिटिकल ब्रेन है, तो आप डीआई को बहुत ईज़िली इसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने देखा है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? बट हमारा स्ट्रैटेजी क्या हो जाता है? स्ट्रैटेजी हमारा होता है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग एक
कोई पैटर्न को देखते हैं और उसी को हम लोग पूरा फॉलो करते रहते हैं। हम लोग कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते नहीं है कि हम लोग को कितना करना है। अब हम लोग को ये लगता है ना कि 80 क्वेश्चंस अगर सीसेट में आ रहा है तो 80 का 80 हमारा टारगेट होगा। नहीं, हमारा टारगेट 80 का 80 क्यों होगा? हमें तो 67 मार्क्स ही चाहिए। तो हमारा टारगेट 200 का क्यों होना चाहिए? तो इसलिए आप 80 क्वेश्चन में आप अपना टारगेट 55 मार्क्स 55 क्वेश्चंस तक ही आप रखें। ठीक है? 25 क्वेश्चंस तो आपको टच भी नहीं करने हैं। आप बिल्कुल उनको छोड़ सकते हो। आपके पास बिल्कुल फ्रीडम होगा कि आप 25 क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ सकते हो। बट ये 55 क्वेश्चंस के लिए आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप लोग ये बताइए, इससे रिलेटेड अभी जो मैंने आपको समझाया है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है आप लोगों को? मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट है या मैं थोड़ा और स्लो बोलूँ? आप लोग बताइए। कोई दिक्कत हुआ इससे रिलेटेड जो यहाँ तक मैंने समझाया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? आप लोग चैट कॉलम में बिल्कुल आराम से बता सकते हैं ताकि यस इरफान आपने हैंड रेज किया है। यस बताइए इरफान। सॉरी सर, गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। सबका आप लोग का पूरा क्लियर है? किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं? नो क्वेश्चन? ओके ठीक है। तो हम लोगों का यही स्ट्रैटेजी होगा और हम लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक है? मैं आपको यहाँ पे क्लास में जो भी कराऊँगा, पर आपको घर जाके उसको 30 मिनट्स उसको रिवीजन करना है। आपका मैं सब कुछ क्लास में कवर करा दूँगा। 30 मिनट्स आपको रिवाइज़ करना ही करना है। अगर आप ये रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, फिर क्या होगा कि आप पे बैकलॉग बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा कि आज कर लूँ, कल कर लूँ, परसों कर लूँ और ये बढ़ता चला जाएगा। तो आपको इन सब टॉपिक्स जैसे मैथ्स में पढ़ाऊँगा, रीज़निंग पढ़ाऊँगा, कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश में आएगा, फिर डीआई। तो इन सबको जब मैं पढ़ाऊँगा, आपको बस घर जाके इसको रिवाइज़ करना है। ठीक है? और जब मैं बताऊँगा आप उस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन्स दूँगा तो उसपे मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। ठीक है? तो ठीक है, हम लोग ना सबसे पहला सबका डर होता है मैथ्स से, क्योंकि रीज़निंग, इंग्लिश सबको लगता है कि ठीक है ये सब कर लेंगे, बट सबका डर होता है मैथ्स से। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैथ्स से डर होता है और मैथ्स के कारण बहुत लोग क्वालीफाई भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग मैथ्स से कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है? आज मैं आप लोगों का जिसका भी मैथ्स से रिलेटेड डर है, वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है? आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। बेसिक कैलकुलेशन को हम लोग लर्न करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे इसको। बहुत ज़्यादा इसको फोकस नहीं करना है। उसके बाद हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है? तो बेसिक कैलकुलेशन में मैं आपको पहला चीज़ बताऊँ कि सपोज़ करो कि आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर दिया हो 42 इंटू 5, तो आप क्या करेंगे? तो पता है किसी भी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम सारे ही नंबर को जिसको भी जो भी नंबर दिया रहता है कि आप 5 से मल्टीप्लाई करें, हम उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 420, और जो रिजल्ट आता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 210, ये माइंड में ही हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूँ 35 इंटू 5, तो आप लोग क्या करेंगे? तो 35 को 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा 350, 350 का आधा क्या हो जाएगा 175। ठीक है? ऐसे ही मैं अगर बोलूँ डिवीज़न बाय 5, अगर यही है जैसे कि 42 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग क्या करते हैं कि इस जो ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 42 दोगुना क्या होगा 84, और इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे 8.4। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं तो आप लोग मुझे बताओगे? चलिए आप लोग मुझे बताइए 55 इंटू 5 कैसे किया आप लोगों ने? आप लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? किसी ने नहीं बताया। देखिए कुछ नहीं करना है, 55 गुने 5 है ना, तो इसको क्या करेंगे पहले 550, और 550 का आधा क्या हो जाएगा? 550 का आधा, 500 का आधा क्या होता है 250, 50 का आधा क्या होगा 25, तो 275। बताइए इस ये जो अभी मैंने बताया, आपको इसमें कोई डाउट आया क्या?
सर रिपीट, ओके ठीक है, बिल्कुल। मेरू, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आप कोई भी नंबर बताइए, आप बताइए जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, सपोज़ कीजिए कि मैं 45 लेता हूँ, ठीक है? मुझे 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे 5 5 जा 25 फिर 5 कैरी लेंगे, 2 5 लिखेंगे, 2 कैरी लेंगे, फिर 5 4 जा 20 ऐसे करेंगे? नहीं, आपको मन में इसको कर लेना है। तो किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिया रहता है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 450 आएगा। अब इस 450 का आधा कर देते हैं, यही मेरा आंसर होगा। तो 450 का आधा क्या होगा? 225। समझ आया? जैसे मैं बोलूँ समझ आया इसको? थैंक यू सर। ठीक है, अब आप बताइए मेरू आपने पूछा था, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, बट अब आप बताइए मुझे 210 गुने 5 क्या होगा? क्या करेंगे? 210 है, तो 210 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2100, 2100 का आधा कितना होता है? 1050, 1050 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब जो थोड़ा-थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, जो कि हम मन में ही कर लेंगे, ठीक है? ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया कि 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना बता दिया। अब जैसे 42 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो क्या करते हैं, जैसे मुझे कोई नंबर दिया हुआ हो, पॉइंट में नंबर आ जाए, सपोज़ करिए कि पॉइंट में नंबर आ जाए कि 4.3 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करना तो आपको बहुत टफ लग रहा है ना कि कैसे इसको डिवाइड करें 4.3 अपॉन 5। कुछ नहीं करना, ये जो नंबर है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.6, और जो नंबर आता है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल है तो ये डेसिमल कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो 0.86, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ये समझ आया? डिवाइड वाला समझ आया आप लोग को? कोई दिक्कत? चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1-2 और छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इसको लर्न करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि 100 के आस-पास कोई नंबर होगा ना, 100 के आस-पास, कोई भी नंबर होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ 104 गुने 102, ठीक है? 104 गुने 102 पूछूँ, तो पता है आप इसको कैसे, मैं इसको 2 सेकंड के अंदर इसको मैं बता दूँगा कि ये क्या होगा। बट आप लोगों को पहले मैं समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। ये देखिए 104 है ना यहाँ पे, तो 104 ये जो नंबर है ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। और ये 102 नंबर है, 102 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 गुना 2 8, ठीक है? तो ये इसको हम लोग लिखते हैं 08, और फिर हम लोग क्या करते हैं 104 को इससे 2 से जोड़ दीजिए या 102 में 4 जोड़ दीजिए, तो 106, तो आपका यही हो जाएगा आंसर 10608। ये 2 सेकंड के अंदर आप इस तरीके का सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको जितना सारा मैथ्स पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेशन समझाता जाऊँगा कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत फ़ास्ट बना सकते हैं। बहुत जल्दी आप किसी भी क्वेश्चन्स को देख के कैसे बता सकते हैं कि मेरा आंसर ये होगा। बताइए ये जो मैंने समझाया इसमें आप लोगों को कोई डाउट है? ये वाली कॉन्सेप्ट में? कोई भी डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं मेरे से। किसी भी तरीके का आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ आपने अलग तरीके से बताया है, आप मुझे बताएँ फिर से। किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो आप लोग नो डाउट भी बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं नो, ओके। इरफ़ान आपको समझ आया है? बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ इरफ़ान, आप मुझे बताएँगे? जैसे मैं पूछूँ 105 को 103 से मल्टीप्लाई करना है, आप बताएँगे क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए आप। माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं।
नहीं बताया इरफान आपने। चलिए मैं बताता हूँ कैसे किया। ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना? ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे 5 गुना 3 15। नहीं, सर नहीं। हाँ, 10815 108 होगा ना? सर यहाँ 10815 हाँ, 10815 वेरी गुड 10815। यहाँ पे आपने इरफान आपने 10515 बोला, यहाँ पे आपने ऐड नहीं किया इसको। तो ये 10815 इस तरीके का छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं आपको धीरे-धीरे जब क्वेश्चन्स कराऊँगा ना, उसके साथ में आपको कराता चला जाऊँगा। ऐसे बेसिक कैलकुलेशन क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं 2-4 दिन सिर्फ़ आपको बेसिक कैलकुलेशन पढ़ाऊँगा ना, तो फिर आप बाद में भूल जाएँगे। क्वेश्चन्स के साथ में कराऊँगा ना, तो आपको समझ आएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, एजेज स्टार्ट करते हैं। बट एजेज स्टार्ट करने से थोड़ा-सा मैं आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बता दूँ कि आप लोग आज तक परसेंटेज पढ़ते कैसे थे और परसेंटेज पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो एजेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा हम लोग परसेंटेज वाला पोर्शन देखते हैं कि परसेंटेज में होता क्या है। देखिए, आप ये बताइए 1/2 का क्या मतलब होता है? कोई मुझे बताएगा परसेंटेज में 1/2 का क्या मतलब होता है? अगर 1/2 है, इसका क्या मतलब है? 50% है। 50% का हाँ। मतलब क्या होता है? आधा है ना? है ना? तो अगर मैं 1/4 बोलूँ, 1/4 का क्या मतलब होगा? 25% होगा। 1/4 मतलब क्या है? 1/2 का आधा है। 1/4 1/4 मतलब क्या होता है? 25%। अगर मैं 1/8 बोलूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी आधा 12.5%। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, 1/3 का क्या मतलब होता है? तो 33 होल 1/3%। 1/5 का क्या मतलब होता है? 20%। 1/6 का क्या मतलब होता है? तो 1/3 का आधा होता है ना 1/6। ठीक है? अगर आप लोग को इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, तो मैं परसेंटेज चैप्टर पूरा पढ़ाऊँगा, उसमें आपको पूरा क्लियरली सब कुछ समझाऊँगा। बट अभी बस थोड़ा-सा हम लोग परसेंटेज का देख लेते हैं कि परसेंटेज जो हम लोग निकालते थे आज तक, कि कहीं पे दे देता है कि 33 होल 1/3% सपोज़ करो किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया कि फाइंड 33 होल 1/3% ऑफ 300। तो अब लगता है कि भाई क्या दिया हुआ है? तो हमको पता है क्या है 33 और 1/3% का मतलब होता है 1/3 ऑफ 300। तो 1/3 300 का 1/3 क्या होगा? 1/3 क्या होगा? 100। इस तरीके से अगर आपको फ्रैक्शन में पता है तो आप इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यही मैं आपको थोड़ा-सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि फ्रैक्शंस वैल्यू हमको पता होना चाहिए। जैसे 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का, 1/5 का, 1/6 का। 1/6 का क्या मतलब है? 1/3 का आधा। तो 1/3 का आधा का क्या मतलब होगा? 1/3 क्या लिखा हुआ है? 33 प्लस 1/3 33 और 1/3 को क्या लिखे हैं? 33 प्लस 1/3। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32 प्लस 1 प्लस 1/3। इसका क्या मतलब है? 32 प्लस 4/3। अब 32 प्लस 4/3% का आधा करना है, तो ये क्या हो जाएगा 16%। और ये क्या हो जाएगा 4/3 का आधा क्या हो जाएगा 2/3। तो 1/6 का वैल्यू क्या हो गया 16 होल 2/3%। तो आप लोग को ये परसेंटेज वैल्यू पता है? ये परसेंटेज वैल्यू कैसे याद है आप लोग को? जल्दी से बताइए आप लोग को पता है नहीं पता है? नो सर। आप लोग को नहीं पता है परसेंटेज वैल्यू? ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारा परसेंटेज वैल्यू मैं ना ऐसे आपको पढ़ा दूँगा कि अगर मैं आपने देखा ना ये क्वेश्चन आपको देख के डर लग रहा था ये क्या है? 33 और 1/3%। बट अगर आपको इसको परसेंटेज वैल्यू पता है कि इसको 1/3 बोलते हैं, तो बस आप कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन्स निकाल सकते हैं। ऐसे दे दिया 33 और 1/3% ऑफ 999। तो इसका क्या मतलब है? ये 1/3 ऑफ 999 आपसे पूछ रहा है। 999 1/3 क्या हो जाएगा? 333। तो ये सब छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको ये सब क्लास में जब पढ़ाता रहूँगा ना चैप्टर्स तो उसके बीच में मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? आज हम लोग एक प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एजेस का, ठीक है? अच्छा ये ज़ूम का जो मीटिंग है ना, ये अभी 7-8 मिनट बाद ये
ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको लिंक भेजूंगा और आप लोग सब कोई ऐड हो जाइएगा, क्योंकि एजेज अभी पूरा ओवर नहीं हो पाएगा, तो एजेज को हम लोग को पढ़ना है, तो फिर ये 40 मिनट्स का ही इस पे ये लिमिट है, ठीक है। तो एजेज, अब आप लोग मेरे को एजेज, आप लोग पहले मुझे समझाएंगे कि एजेज क्या होता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग उसका आंसर्स देते चले जाएंगे। आप लोग रेडी हैं? आप लोग सब कोई रेडी हैं आंसर्स देने के लिए? यस नो? क्या हुआ, रेडी नहीं है? चलिए मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइए। एक बात बताइए, कोई पर्सन ए और बी है, दोनों के एज का सम जो है 60 साल है, 60 ईयर्स है, ठीक है। जिसको भी मैथ से डर लगता है वो सब अभी इसका आंसर्स देगा, और देखिएगा इससे टफ क्वेश्चंस आप कितना आसानी से कर सकते हैं। दो पर्सन है ए और बी, दोनों के एज का जो सम है, एज का सम वो कितना है? 60 ईयर्स है, और हमको ये पता है कि दोनों का एज जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि ए कितने साल का है और बी कितने साल का है? सबसे आसान क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेज ऑफ, मैं क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेता हूँ, आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको उसी लैंग्वेज में बताऊंगा। आपको इंग्लिश 30, अरे वाह मेरू, यू हैव सेड 30, ठीक है। एज का ए 30 और बी का एज 30। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने 30 कैसे बताया? क्योंकि आपने बोला आधा है, आधा का मतलब आपने क्या बोला कि इक्वल इक्वल है, ठीक है। इसका क्या मतलब है आपको पता है? अगर ए और, हाँ, अगर ए और बी है ना, तो इसका मतलब है कि अगर ए का एज 1 साल है तो बी का भी एज 1 साल है, ठीक है। दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो अगर ए का एज 1 है, बी का एज 1 है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 2, ठीक है। अगर मानते हैं इफ, तो 2 के जगह पे ये दे रखा है ना कि उसका एक्चुअल सम जो है वो 60 ईयर्स है, तो 2 को 60 से कर दें, तो कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे? 30 बार में। 2 नहीं है, ये 2 के जगह पे क्या है? 60 है, ठीक है। तो इसको 30 बार में मल्टीप्लाई किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 1 का मतलब हो गया 30, और ये भी 1 का मतलब हो गया 30। इसलिए ए का एज 30 साल हुआ और बी का एज 30 साल हुआ। ये ऐसा मैंने क्यों बताया? आपको लगेगा कि सर ये क्यों आप इस तरीके से बता रहे हैं? तो अभी जब दूसरा क्वेश्चन दूंगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने इस तरीके से क्यों बताया आपको। ये समझ आया आपको अभी जो मैंने ये बताया, ये वाला, कि अगर ए का एज 1 साल है तो बी का भी एज 1 साल है, तो अगर दोनों का एज 1-1 साल है तो दोनों के एज का सम कितना होगा? 2 साल। अब एक्चुअल सम तो आपको दे रखा है, दोनों का एज का सम कितना है? 60 साल। तो 2 का वैल्यू अगर 60 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। तो ए का एज 30 हो गया और बी का भी एज 30 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ और आप लोग पहले इसका आंसर बताइए दूसरे क्वेश्चन का। द सम ऑफ द एजेज ऑफ A and B is 50 years if the ratio of ages of A and B is 3:2. What is the age of A? Age of A. देखिए ये सब जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं अब बाद में आपके स्टार्ट करूंगा। ये देखिए ये सब क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस मैं आपको पूरा प्रिंट में, इस तरीके के प्रिंट में मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दे रहा हूँ, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट है। इसका आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? मेहरू, आपने बताया था पिछले वाला का आंसर 30, तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? नहीं इरफान, अच्छा इरफान आपने 30 बताया, वेरी गुड, वंडरफुल। एज ए का 30 हो गया, बी का भी क्या होगा? बी का 20। अब इसको क्वेश्चन कैसे किया आपने इरफान, ये मैटर करता है।
यहाँ देखिए 3:2 है, ठीक है। तो सम क्या है? 20। अरे वाह, वंडरफुल। सम क्या है? तो 3 + 2 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 10। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 20 और 1 की वैल्यू क्या होगी? 30। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्स वैक्स नहीं मानते हैं, बिना एक्स का भी ये सब सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ आप लोगों को समझ आया? इन दोनों में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताएँ। इसके बाद हम लोग फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एजेस के क्वेश्चंस देखेंगे। इस दोनों में कोई डाउट है? ठीक है, अब चलिए ठीक है, एक और आप लोग क्वेश्चंस करके बताइए, उसके बाद फिर हम आगे कॉन्सेप्ट इसको आगे बढ़ाते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 50 years। रेडमी नोट 9 प्रो रेज्ड हैंड, बोलिए। while the ratio between their ages after 5 years will be 3:1। what is the present age of father? ये सब क्वेश्चंस मैं बस आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कितना आता है। मैं अभी सब कुछ आप लोगों को समझाऊंगा। हेलो रेडमी, यस। ये क्वेश्चन किसी को समझ आया? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब यहीं से आपका एजेस का कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करूंगा। 30 एंड 10। नहीं, यहीं पे आप लोग थोड़ा-सा गड़बड़। अच्छा, 30 एंड 10, आप मुझे ये बताइए कि 30 एंड 10 तो आपने बता दिया, ठीक है। कैसे बताया आपने, ये बताइए मुझे? कैसे बताया आपने 30 एंड 10? ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 30 10 आप लोगों ने कैसे निकाला? ये देखिए, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट आज कितना है? 50 साल, ठीक है। आज फादर और सन है, दोनों का सम जो है वो 50 साल है। तो 5 साल बाद फादर और सन का एज कितना होगा? फादर का एज जो होगा उससे 5